हाय फ्रेंड्स, आज हम आरपी आरबीएससी की क्लास 6 का अध्याय 4 ग्लोब का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो साफ नहीं आ रहे क्योंकि मेरे पास एक फिक्स प्रकार का मटेरियल है। इस वजह से जो है मैं क्लियर वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, मगर मैं कोशिश करूँगा मैं बहुत ही जल्द आपको साफ और क्लीन वीडियो बिल्कुल उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। तो अब हम जो है फ्रेंड्स अपना अध्याय 4 शुरू करते हैं। ग्लोब। पिछले अध्यायों में आपने जाना कि पृथ्वी सौर परिवार का एक सदस्य है। पृथ्वी सहित सभी ग्रह एवं उनके उपग्रह अपनी धुरी या अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अक्ष और परिणाम क्या है? क्या इसका दिन रात और ऋतुओं से संबंध है? पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों के समय में अंतर क्यों होता है? सूर्य और चंद्र ग्रहण कैसे होते हैं? इन सवालों के उत्तर इस अध्याय के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी गोल आकार की नजर आती है, किंतु पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है। पृथ्वी दोनों ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है तथा मध्य भाग से उभरी हुई है। इस तरह की आकृति को भू भाभ या पृथ्व्याकार कहते हैं। हिंदी भाषा में भू-आभ का अर्थ पृथ्वी के समान आकार होता है। ध्रुवों पर चपटी और भूमध्य रेखा पर उभरी होने के कारण पृथ्वी का भूमध्यवर्ती व्यास 12,756.6 किलोमीटर, ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर से लगभग 43 किलोमीटर अधिक है। परिधि तथा व्यास। इस रेखा चित्र को देखकर पता लगाइए कि परिधि, व्यास एवं अर्धव्यास किसे कहते हैं। अपने शिक्षक की सहायता से इसकी परिभाषा बनाइए। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि लगभग 40,075 किलोमीटर एवं ध्रुवीय परिधि लगभग 40,008 किलोमीटर है। आओ करके देखें। आपने चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी पर पृथ्वी की छाया पकड़ते हुए देखी होगी, पड़ते हुए देखी होगी। अगर नहीं देखी हो तो जब कभी चंद्र ग्रहण पड़े तब अवश्य देखिए, क्योंकि गोल वस्तु की छाया गोल ही हो सकती है। पृथ्वी के इस भू आभासीय आकार का पता सन 1671 में फ्रांस के एक खगोलशास्त्री जा रिचर को तब चला जब उन्हें फ्रांस के राजा लुईस 14 ने फ्रेंच गुयाना प्रदेश के एक टापू पर भेजा, जो कि दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। वह टापू विषुवत रेखा के पास था। वहां पहुंचने पर रिचर ने देखा कि उनकी पेंडुलम घड़ी प्रतिदिन फ्रांसीसी समय से 2.5 मिनट पीछे चल रही थी। उस समय रिचर इसके कारण को जान नहीं सके, परंतु 1687 में जब न्यूटन ने अपने गुरुत्वाकर्षण को और गति के नियम को प्रकाशित किया, तब रिचर ने यह अनुमान लगाया कि वह टापू चूंकि विषुवत रेखा के समीप था तथा फ्रांस विषुवत रेखा से दूर उत्तर में स्थित है, इसलिए वहां गुरुत्वाकर्षण फ्रांस की तुलना में कम होने से पेंडुलम की गति धीमी हो गई थी। यह अनुमान लगाया गया कि विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र पृथ्वी के केंद्र से उत्तरी क्षेत्रों के मुकाबले दूरी होंगे। इस वजह से वहां गुरुत्वाकर्षण में कमी रही होगी। इस प्रकार रिचर के इस अनुमान द्वारा घड़ी के धीरे हो जाने का कारण तो पता चल रहा है, परंतु इससे पता नहीं चलता कि पृथ्वी विषुवत रेखा के पास फैली हुई और ध्रुव के पास चपटी क्यों है, जिसे समझने के लिए हम ग्लोब का प्रयोग कर सकते हैं।
वास्तव में पृथ्वी का अपने अक्ष पर लट्टू की तरह घूमने के कारण लगने वाले बल केंद्र प्रसारक या अपकेंद्रण बल द्वारा पृथ्वी मध्य भाग में उभार लिए हुए है तथा ध्रुवों पर चपटी है। क्या आप जानते हैं जब कोई वस्तु घुमावदार पथ पर गतिशील हो तो वह बहिर्गामी बल महसूस करती है। इस बहिर्गामी बल को केंद्र अपरासक बल कहते हैं। बल का प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान, घूमने की गति और केंद्र से दूरी पर निर्भर करता है। वस्तु जितनी बड़ी और वजनदार हो, जिसकी तेजी से घूम रही हो और केंद्र से जितनी दूर हो, तो केंद्र परासक बल उतना ही अधिक प्रभावशाली होगा। केंद्राभिमुख बल ठीक इसके विपरीत होता है। आओ करके देखिए, दिए गए रेखा चित्र को देखिए और स्वयं यह क्रिया कीजिए और बताइए कि क्या महसूस किया। ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का एक लघु प्रतिरूप है। पृथ्वी के विभिन्न भौतिक प्रतिरूपों, महाद्वीपों, महासागरों, विभिन्न देशों, द्वीपों आदि की आकृति, स्थिति, उनकी दिशा आदि को समतल कागज पर बनाए गए मानचित्र की अपेक्षा हम ग्लोब पर ज़्यादा सही रूप से दर्शा सकते हैं। इसलिए ग्लोब पर बने मानचित्र ही बिल्कुल सही मानचित्र होते हैं। विश्व के मानचित्र एवं ग्लोब की आपस में तुलना कीजिए। पृथ्वी का अक्ष तथा कक्ष। जब हम ग्लोब को देखते हैं तो पाते हैं कि इसमें पृथ्वी सीधी होने के बजाय हमें एक तरफ से झुकी हुई नजर आती है। जब आप देखेंगे कि यह किस प्रकार झुकी हुई है तो आपको पता चलेगा कि ग्लोब के स्टैंड पर एक कील है जो कि ग्लोब के भीतर से उसके आर पार हो रही है। उसी की सहायता से ग्लोब झुका हुआ है। इसी कील को हम अक्ष कहते हैं। इस अक्ष पर हम ग्लोब को स्वतंत्र रूप से घुमा सकते हैं। इस प्रकार हमारी पृथ्वी भी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, अर्थात पृथ्वी के घूर्णन करने का अक्ष उसके परिणाम अक्ष पर झुका हुआ है। इस चित्र में आप स्पष्ट देख सकते हैं फ्रेंड। अक्षांश पृथ्वी कर काल्पनिक रूप से भूगोल वेत्ताओं ने कुछ लेटी हुई तथा कुछ खड़ी रेखाओं की रचना की। इन्हीं रेखाओं में से पृथ्वी पर आड़ी लेटी हुई पूर्व से पश्चिम रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, उसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा नाम दिया गया है। इस प्रकार विषुवत रेखा वह रेखा है जो पृथ्वी को उत्तर एवं दक्षिण दो बराबर भागों में विभाजित करती है। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में स्थित भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। इसी भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की तरफ स्थित किसी भी स्थान की कोणीय स्थिति ही अक्षांश है। उत्तर दक्षिण में विभाजन की दृष्टि से कुछ 180 अक्षांश होते हैं। समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार सभी अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। विषुवत रेखा से उत्तर तथा दक्षिण की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी आती जाती है। उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव तो बिंदु है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी अक्षांश तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। प्रमुख अक्षांश वृत्त
विषुवत रेखा को हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। कर्क और मकर रेखाओं के मध्य के भाग को उष्ण कटिबंध कहते हैं। कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर तथा मकर रेखा से आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिण के मध्य स्थित भूभाग को क्रमशः उत्तरी एवं दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध तथा आर्कटिक वृत्त से उत्तरी ध्रुव तक तथा आर्कटिक वृत्त से दक्षिणी ध्रुव के मध्य स्थित भूभाग को शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। ये ताप कटिबंध है। इनकी जानकारी हम अगले अध्याय में विस्तृत रूप से प्राप्त करेंगे। देशांतर एवं देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर अपने उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जो लंबवत रेखा खड़ी रेखा जिसे मध्य भाग में खींची जाती है उसे 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है। इसको प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। इस प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी भी स्थान की कोणीय स्थिति देशांतर कहलाती है। अब फ्रेंड्स, पहले ये क्या आप जानते हो को हम पढ़ लेते हैं। विषुवत रेखा ग्रीनविच रेखा सभी अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर वास्तव में नहीं पाई जाती है। ये सभी काल्पनिक रेखाएं ग्लोब या मानचित्र पर खींची जाती हैं। ग्लोब पर दर्शाई गई इन काल्पनिक रेखाओं से किसी भी महासागर महाद्वीप द्वीप देश क्षेत्र की निश्चित स्थिति तथा समय का पता लगाया जा सकता है। देशांतरों की कुल संख्या 360 होती है। समान देशांतरों को मिलने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। यह रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को मानक या ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, जो कि इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। इस रेखा के पश्चिम में स्थित 180 डिग्री देशांतर तक पश्चिमी देशांतर तथा पूर्व में 180 डिग्री देशांतर तक पूर्वी देशांतर रेखाएं स्थित हैं। विद्यालय में उपलब्ध ग्लोब को देखकर अपने देश की स्थिति को पहचानिए। स्थानीय एवं मानक समय। अब तक हम यह जान चुके हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। इसी वजह से पृथ्वी के पूर्वी भाग में सूर्योदय पहले होता है तथा पृथ्वी 24 घंटे में एक घूर्णन को पूरा करती है। इस प्रक्रिया में पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री का घूमती है। चूंकि 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है तो यह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी। 360 डिग्री भाग 24 घंटे बराबर 15 डिग्री। इस प्रकार पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगा, जिसे हम दिए गए सूत्र की सहायता से समझ सकते हैं। पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है बराबर 1 घंटे में 60 मिनट। 1 डिग्री घूमेगी बराबर 60 मिनट बटे 15 डिग्री बराबर 4 मिनट में। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि सूर्य की किरण को एक देशांतर से दूसरे देशांतर पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है तो सूर्य की किरणें देशांतर रेखाओं पर पड़ती हैं, जिसमें पहले ये किरणें पूर्व देशांतर पर और बाद में पश्चिमी देशांतरों पर पड़ती है। इस प्रकार किन्हीं दो देशांतरों के मध्य 4 मिनट के समय का अंतर होता है। स्थानीय समय। किसी स्थान का सूर्य की स्थिति से ज्ञात किया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होता है। जब सूर्य हमारे सिर
की सिद में ऊपर होगा तो 12 बजे का समय माना जाएगा। उस स्थान पर किसी खंभे की सबसे लंबी परछाई क्रमशः सूर्योदय और सूर्यास्त को बताती है। एक ही देशांतर पर स्थित सभी स्थानों का समय एक जैसा तथा पूर्व पश्चिम में हर देशांतर पर स्थानीय समय अलग अलग होता है। अतः हम जब किसी स्थान से 1 डिग्री पूर्व की तरफ जाते हैं तो उस जगह के स्थानीय समय में 4 मिनट जोड़ दिए जाते हैं। ठीक ऐसे ही 1 डिग्री पश्चिम की तरफ जाते हैं तो उस जगह के स्थानीय समय में 4 मिनट घटा देते हैं। इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। अगर मान ले कि 0 डिग्री देशांतर पर वहाँ का स्थानीय समय सुबह 8 बजे है तो इस स्थान से यदि हम 1 डिग्री पूर्वी देशांतर की तरफ जाते हैं तो स्थानीय समय 4 मिनट बढ़ जाएगा। इसी प्रकार वहाँ प्रातः 8:04 बजे होंगे, जबकि 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर की ओर जाने पर स्थानीय समय 7:56 होगा। प्रमाणित समय हमें यह जानकारी मिलती है कि प्रत्येक देशांतर का अपना अलग अलग समय होता है। इस तरह किसी भी एक देशांतर में कई देशांतर रेखाएं होती हैं तो एक देश में कई स्थानीय समय हो सकते हैं। सभी स्थानों का समय उनके देशांतरों से निर्धारित करेंगे। किसी भी देश के एक निश्चित समय का पता लगाने में समस्या आएगी क्योंकि वहां से अनेक देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। जैसे हम जयपुर में 8 बजे होंगे तब जैसलमेर में 7:40 का समय होगा, क्योंकि इन दोनों शहरों के मध्य लगभग 5 देशांतरों का अंतर है। अब आप सोच सकते हैं कि इस प्रकार के समय में अंतर से हम सभी के कार्यों पर अलग अलग स्थानों के कारण अलग अलग समय होने पर बहुत असुविधा होती है। इस समस्या को सुलझाने के लिए प्रत्येक देश ने अपना प्रमाणिक समय निर्धारित किया है, जो उस देश के मध्य भाग से गुजरने वाली देशांतर रेखा से निश्चित किया गया है। इस रेखा पर होने वाला समय को उस देश का प्रमाणिक समय या मानक समय कहते हैं। हम मानक समय की गणना ग्रीनविच, जो 0 डिग्री देशांतर स्थित है, के संदर्भ में करते हैं। उदाहरण के लिए हमारे देश का मानक समय 82.5 डिग्री है, पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया गया है। चूंकि यह देशांतर ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूर्व दिशा में स्थित है, इसलिए ग्रीनविच रेखा के स्थानीय समय में 5.5 घंटे जोड़ने पर भारत के समय का पता लगाया जाता है।